हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिटेल में बताया था आप लोगों को कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह से लागू हो रही है, मॉनेटरी पॉलिसी के कौन-कौन से टूल्स होते हैं। ये बातें हमने कल की क्लास में आपको बताया था। मैंने बताया था आपको कि आरबीआई सिंस इट्स इंसेप्शन, आरबीआई की स्थापना जब 1935 में होती है, उसके बाद जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए वो लगातार कार्य कर रहा है। अब जो आरबीआई यह कार्य कर रहा है, इसमें आरबीआई विभिन्न टूल्स का यूज करता है। उन टूल्स को जनरली क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में बांटते हैं और हमने क्वांटिटेटिव टूल्स में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और एलएएफ कॉरिडोर, ये सारे बताए थे। उसी तरह से इनके रेट भी बताए थे। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में मार्जिन रिक्वायरमेंट बताया था। ये सारी बातें मैंने कल बताई थी। अब आज की क्लास में हम उस ब्लॉक से, जो ब्लॉक 3 है, उस ब्लॉक 3 से आपको जो बची हुई बातें हैं, एफआरबीएम एक्ट, जीएसटी, इनके बारे में बताएंगे और उसके बाद जो हम इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस से लेकर के अभी तक जो इंडियन इकोनॉमी में मेजर चेंजेज हुए हैं, उनकी बातें हम बताएंगे। हम बताएंगे कि पहले जो है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे पास इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या था और 1991 के बाद जो है इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या-क्या चेंजेस लाए गए। ठीक है? तो ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। कहीं कुछ भी डिफ़िकल्टी हो तो आप इवन के बीच में भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। यदि कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो पीपीटी दिख रहा है आपको? देखिए, एक इम्पॉर्टेंट एक्ट हम बताने वाले हैं आपको, वो है एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट स्टैंड्स फॉर द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। एफआरबीएम एक्ट या फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक। आप जानते हैं कि हमारे देश की सरकार अपने खर्चों को चलाने के लिए तमाम तरह से जो है आय प्राप्त करती है और उनको खर्चे करती है। यह जो आय और व्यय का पूरा जो स्टेटमेंट होता है, वह सरकार बजट के माध्यम से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत करती है और उस बजट को जो है कि बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करके पार्लियामेंट से उसका अप्रूवल लेती है और तब जा कर के बजट प्रेजेंट होता है। हमारे यहाँ हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपमेंट के लिए लगातार लगा हुआ है और उसके कारण जो है लगातार होता क्या है कि गवर्नमेंट को जितना रेवेन्यू आती है, जितना रेसीट्स गवर्नमेंट के आते हैं, उन रेसीट्स से कहीं ज़्यादा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो जाता है। उसको रेसीट से ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि बजट में घाटा होता है, बजट में डेफिसिट होता है और वो डेफिसिट जो है 3 तरह के डेफिसिट इम्पोर्टेंट होते हैं, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो कि हमारे गवर्नमेंट के ऊपर बोरोइंग को बताता है, वह बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो उस फिस्कल डेफिसिट को ज़्यादा होने का मतलब ये हो गया कि हमारे देश की सरकार को जितना पैसे आ रहे हैं, उसकी तुलना में वह ज़्यादा खर्च कर रही है। वह उधार ज़्यादा ले रही है और ज़्यादा खर्च कर रही है, जो कि सरकार के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बोरोइंग यदि सरकार कर रही है, तो बोरोइंग सरकार पर लायबिलिटी क्रिएट करती है। दूसरा, जो खर्चे कर रही है, वह अनप्रोडक्टिव खर्चे कर रही है। वो खर्चे हो सकता है कि सैलरी के पेमेंट में, इंटरेस्ट के पेमेंट में, सब्सिडी पर, डिफेंस एक्सपेंडिचर, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, इन पर वो खर्चे कर रही हो और इसके कारण कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना गवर्नमेंट नहीं कर पा रही हो। तो सरकार जो अब लगातार आप देखेंगे कि फिस्कल डेफिसिट जो है कि हाई अमाउंट में बना हुआ है। कोविड पीरियड में तो वो 9-10% चला गया था, अभी जो है कि 4% के आसपास, 4.6, 4.9% ऐसे जो है फिस्कल डेफिसिट चल रहा है। फिस्कल डेफिसिट से ही जुड़ा हुआ टर्म है रेवेन्यू डेफिसिट। जब सरकार का जो रेवेन्यू, बजट का जो रेवेन्यू अकाउंट होता है, उसमें जब डेफिसिट हो जाता है तो उसको रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। और प्राइमरी डेफिसिट होता है जो कि फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को जब हम माइनस कर देते हैं,
फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, प्राइमरी डेफिसिट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ये डेफिसिट होना ही ये बात दिखाता है कि सरकार के खर्चे जो है सरकार की प्राप्तियों से ज्यादा है, और ये सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह इन घाटों को कम करे, वह अपने खर्च के हिसाब से ही जो है अपने इनकम के हिसाब से ही खर्च करे। तो उसी को प्राप्त करने के लिए सरकार ने 2003 में एक एक्ट पार्लियामेंट में पास किया, जिस एक्ट को बोलते हैं द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट बिल, या फिजिकल हिंदी में बोलेंगे कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक। ठीक है, इस एक्ट के क्या क्या मुख्य उद्देश्य थे, तो टू इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंट फिजिकल मैनेजमेंट सिस्टम इन द कंट्री, देश में एक ऐसा राजकोषीय प्रबंधन की प्रणाली विकसित करना जो कि बिल्कुल ही पारदर्शी हो, सरकार कहाँ से पैसे ला रही है, कहाँ से खर्च कर रही है, वो सारा कुछ जो है कि सबके सामने क्लियर हो। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव रहा है कि इंट्रोड्यूस ए मोर इक्विटेबल एंड मैनेजेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीज डेब्ट ओवर द ईयर्स। यही हमने बताया कि सरकार जब उधार या ऋण ले रही है तो कैसे जो है उस उधार का डिस्ट्रीब्यूशन हर सोसाइटी पर, सोसाइटी के हर एक व्यक्ति पर इक्वल पड़े और वो मैनेजेबल रहे, उस तरह का जो है कि सिस्टम डेवलप करना है। और तीसरा इसका एम या ऑब्जेक्टिव रहा है कि एम फॉर फिजिकल स्टेबिलिटी फॉर इंडिया इन द लॉन्ग रन में फिजिकल स्टेबिलिटी बनी रहे। आप तमाम देशों के एग्जांपल जानते हैं जहां पर कि यदि सरकार के खर्चे लगातार सरकार के प्राप्तियों से ज्यादा हुए हैं तो उस देश को जो है बहुत ज्यादा आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। खाड़ी अभी आपने श्रीलंका में देखा, उसके पहले जो है कि आसियान कंट्री थाईलैंड वगैरह सिंगापुर में ये सब प्रॉब्लम आई थी। तो अब जो है सरकार एक FRBM एक्ट के तहत अपनी फाइनेंशियल या फिजिकल स्टेबिलिटी हासिल करना चाहती है। सरकार जो है कि जो भी डेप्ट लेती है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहती है, और जो भी पूरा फिजिकल मैनेजमेंट का सिस्टम है, अर्थात जो कि टैक्सेस का सिस्टम है, पब्लिक एक्सपेंडिचर का सिस्टम है, टैक्सेस और पब्लिक एक्सपेंडिचर ये फिजिकल पॉलिसी के दो इंपॉर्टेंट टूल हैं। सरकार की राजकोषीय नीति के दो महत्वपूर्ण टूल हैं, करारोपण और सार्वजनिक व्यय। तो वह इनको जो है कि इस ढंग से कंट्रोल करे, ये सब कंट्रोल्ड वे में है। इसी के लिए सरकार ने क्या लाया, FRBM एक्ट लाया। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इस स्लाइड में लिखी गई है कि द FRBM Act proposed that the central and state fiscal deficit would each be progressively reduced to reach 3% of GDP। तो जो FRBM एक्ट है उसका ये प्रपोजल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट, जो कि हम बताए हैं आपको राजकोषीय घाटा जो कि सरकार की बारोइंग को शो करता है, वह लगातार घटे और घट करके GDP के कितना परसेंट तक हो जाए, 3% तक हो जाए। लेकिन साथ में यह भी ध्यान देना है कि जो हाउस होल्ड सेविंग करते हैं उस सेविंग में का भी जो है कि एक अच्छा लेवल बना रहे, कंसिस्टेंसी विथ द, आप देखिए लिखा है कि consistency with the forecast trend of household financial saving and the target being considered sufficient for reducing the stock of outstanding government liabilities to the level of 50% of GDP within 10 years। तो FRBM एक्ट का यही प्रपोजल था कि सरकार का, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका जो फिजिकल डेफिसिट है वो घट करके 3% ऑफ GDP से ज़्यादा न रहे, लेकिन हाउस होल्ड सेविंग मेंटेन रहे। और दूसरा ये जो टारगेट है यह इस तरह का हो कि अगले 10 सालों में जो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी है, जो गवर्नमेंट के ऊपर विदेशी लोन के है, वह घट करके 50% हो जाए। तो इसी के लिए 2003 में सरकार ने FRBM एक्ट लाया और इसको फॉलो भी कर रही थी सरकार, लेकिन दिक्कत हुई बीच में कोरोना की। कोविड पीरियड आने से सरकार के खर्चे तेजी से बढ़े जबकि इनकम एकदम रुक गया, और उसके कारण फिजिकल डेफिसिट 9% और उसके ऊपर चली गई थी। फिर सरकार ने कंट्रोल करना शुरू किया है और 4% पर इस समय चल रहा है, उसको फिर जो है कि 3% तक लाने के लिए कोशिश की जा रही है। तो यही FRBM एक्ट है।
Karnataka became the first state to enact the FRBM Act in September 2002, followed by Kerala, Tamil Nadu, Punjab. तो आगे पीछे हर राज्य ने FRBM एक्ट को अपनाया है, लेकिन उसमें भी कर्नाटका फर्स्ट स्टेट है. At the union government level, the act and the rules made under the act was brought into force on 5th July 2004. West Bengal and Sikkim were the last two states to implement FRBM Act in July and September 2010. तो जिस तरह से आपने जीएसटी को देखा कि जीएसटी का भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग राज्यों ने इनेक्टमेंट किया, उसी तरह से जो एफआरबीएम एक्ट था, उस एफआरबीएम एक्ट को भी अलग अलग राज्यों ने अलग अलग टाइम में इनेक्टमेंट किया. लेकिन कर्नाटका फर्स्ट स्टेट था और सिक्किम और वेस्ट बंगाल जो है ये लास्ट के स्टेट थे एफआरबीएम एक्ट को लागू करने वाले. एफआरबीएम एक्ट 2003 में पास किया जाता है. उसका ऑब्जेक्टिव और जो सबसे मेन काम रहा है वो यही कि सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, उसको हासिल करना है, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना है. तो ये रहा एफआरबीएम एक्ट. एफआरबीएम एक्ट के बाद अब हम लोग बताने जा रहे हैं आप लोगों को ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में हम आप लोग को चर्चा करने वाले हैं. और जो जीएसटी है, आप जानते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जो कि पूरे देश में एक इनडायरेक्ट टैक्स के केस में एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम को डेवलप कर दिया है. दो तरह के कर आप लोग जानते हैं, प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जिनका कि कराघात और करापात यानी कि इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ता है और टैक्स की शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होती है. जो इनकम टैक्स लगता है, जो कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है लोगों पर, वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं. जबकि जो जीएसटी है वह कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला करके बनाई गई है. ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है. इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स होते हैं जिसका प्राइमरी बर्डन तो एक व्यक्ति पर पड़ता है, कराघात तो एक व्यक्ति पर पड़ता है, लेकिन वह फाइनल बर्डन दूसरे पर शिफ्ट कर देता है. जितनी भी वस्तुएं हम दुकानदारों से खरीदते हैं, लगभग सभी वस्तुएं जो कि पैकेज्ड वस्तुएं हैं, उन पर अलग अलग दर से जीएसटी लगता है. तो जीएसटी चुकाने का कार्य तो वो सारे शॉपकीपर करते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन जितना जीएसटी वो चुकाते हैं उतना प्राइस में ऐड करके हमसे ले लेते हैं. तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स के केस में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर रहा है, जो कि 1 जुलाई 2017 को शुरू हुआ. इंडिया में जीएसटी जो शुरू हुआ है, कोई बताएगा किस कमेटी के सिफारिश पर शुरू किया गया? इंडिया में जीएसटी जो शुरू हुआ वो किस कमेटी के सिफारिश पर स्टार्ट हुआ? इंडिया में जो जीएसटी है वो विजय केलकर का नाम आप सुन चुके होंगे. एक अच्छे इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी थे वो. तो विजय एल केलकर के सिफारिश पर इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स शुरू किया गया, जो कि एक ऐसा टैक्स है जिसने कि लगभग सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया है. और एक ही बार जब आप टैक्स पे करते हैं तो उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हिस्सा चला जाता है, उसी में से स्टेट गवर्नमेंट को भी हिस्सा चला जाता है. आपको कल भी मैंने बताया था कि भारत एक फेडरल स्टेट है, इसलिए यहाँ जो भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है उसे वह स्टेट के साथ बांटती है. और जीएसटी के केस में भी ये है कि जितना पैसा जीएसटी से आएगा गवर्नमेंट को, वो 50% उसमें राज्यों को जाएगा, 50% केंद्र सरकार के पास रहता है. तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज रोल्ड आउट अक्रॉस द कंट्री ऑन 1 जुलाई 2017. डेट याद हो गया होगा. दूसरा कि बहुत सारे पहले टैक्स लगते थे, सेल्स टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, कस्टम ड्यूटी लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगता था, इंटरटेनमेंट टैक्स लगता था. उन सभी टैक्सेस को एक मिला करके उन्होंने जो है जीएसटी बनाई गई है. ठीक है. इंडिया में जो जीएसटी और डुअल जीएसटी मॉडल कहलाता है, क्योंकि इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हिस्सा जीएसटी में होता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सा जीएसटी में होता है. तो अब जितना भी जीएसटी से पैसा आता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो हिस्सा जाता है उसको कहते हैं सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी. ठीक है. हमने अभी बताया कि जीएसटी से जो पैसा आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में 50-50 बढ़ता है. तो जो पैसा जीएसटी से सेंट्रल आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है उसको सीजीएसटी कहते हैं. और जो हिस्सा जो है स्टेट के पास आता है उस जीएसटी का, उसको एसजीएसटी कहते हैं.
स्टेट गवर्नमेंट का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और यदि कुछ यूनियन टेरिटरीज बिना किसी लेजिस्लेचर के, बिना किसी कानून के जीएसटी लगाती हैं तो उसको यूजीएसटी बोला जाएगा, यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और यदि विभिन्न स्टेट के बीच में गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसको, उस जीएसटी को कहते हैं आईजीएसटी। यदि उत्तर प्रदेश में किसी वस्तु का प्रोडक्शन हुआ और वो बिहार में, महाराष्ट्र में जा करके बिक रही है, तो जब वो जहाँ बिकेगी, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जीएसटी के लिए अभी हम आगे बताने वाले भी हैं कि जीएसटी जो लगता है वो कंजप्शन पॉइंट पर लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर लगता है, वो प्रोडक्शन पॉइंट पर नहीं लगता है। तो मान लीजिए कि मेड इन यूपी का कोई प्रोडक्ट बिहार में या महाराष्ट्र में बिक रहा है। उत्तर प्रदेश में ओडीओपी स्कीम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। और उसका कोई प्रोडक्ट दिल्ली, मुंबई में, महाराष्ट्र में, बिहार में बिकता है तो उस पर जो टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगी, वो आईजीएसटी होगी, क्योंकि वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन को रिफर करती है। यूपी में उसका प्रोडक्शन हुआ, बिक रही है बिहार में, तो वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन को का पार्ट हुआ और उस पर जो टैक्स लगता है उस जीएसटी को कहते हैं आईजीएसटी, उसको कहते हैं आईजीएसटी। ठीक है, तो आईजीएसटी या सीजीएसटी या एसजीएसटी या यूजीएसटी, ये सारे जो है जीएसटी के ही वेरिएंट हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा जीएसटी में से जो रहता है उसको सीजीएसटी कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा होता है उसको एसजीएसटी कहते हैं, और कुछ ऐसा जीएसटी का हिस्सा जो कि यूनियन टेरिटरीज का विदाउट लेजिस्लेचर जहां पर है वहां पर लगाता है तो उसको यूजीएसटी कहते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो कि अभी पहले भी मैंने बताया आपको कि जीएसटी इज ए कंजप्शन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। यह क्या है कि जहां कंजप्शन होता है या जहां डेस्टिनेशन होता है, जहां डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां पर ये टैक्स इम्पोज किया जाता है। इसलिए इसमें जो लोग जीएसटी में, जीएसटी का जो टैक्स लगता है वो जहां गुड्स और सर्विसेज का कंजप्शन होता है वहां जीएसटी लगती है, प्रोडक्शन के पॉइंट पर नहीं लगती है। और इसलिए जो है कि इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो जीएसटी वहां लगती है जहां की गुड्स और सर्विसेज का कंजप्शन होता है। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल बनाया गया है और लिखा गया है कि गुड्स एंड सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट टैक्स स्लैब फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स। आप जानते हैं कि जीएसटी में 5 टैक्स स्लैब है। 0% को यदि हम शामिल कर ले तो 0, 5, 12, 18 और 28%। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर की कोई जीएसटी नहीं लगती तो वो 0% में आ गए। जिन प्रोडक्ट पर 5% जीएसटी आती है वो दूसरे स्लैब में आ गए। उसके ऊपर 12% जीएसटी लगती है वो तीसरे पर आए। यदि उससे भी ज़्यादा जीएसटी है का रेट है तो 18% है और सबसे ज़्यादा जीएसटी का रेट है 28%। ध्यान ये दीजिएगा कि ये जो रेट हैं, अब मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट यूपी में बिक रहा है तो उस यूपी में प्रोडक्ट पर 5% यदि जीएसटी लगा तो 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा और 2.5% स्टेट के पास रह जाएगा। जनरली जितनी जीएसटी आती है उसमें से 50% सेंट्रल को चला जाता है और 50% स्टेट के पास रह जाता है। हमने अभी आपको बताया कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उस पर जो टैक्स लगता है वही है जीएसटी। जीएसटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्सेस के केस में शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन पॉसिबल नहीं होता, बल्कि एक ही प्रोडक्ट पर इम्पैक्ट और इंसिडेंस, कराघात और करापात दोनों होता है। तो जीएसटी एक ऐसा ही इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि विजय एल केलकर की सिफारिश पर इंडिया में लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से। इस जीएसटी को लागू करने के लिए बहुत सारे जो टैक्सेस पहले चलते थे उन सबको जीएसटी में सबज्यूम कर दिया गया है। और देखिए जब हम यहाँ लिखा है सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस सबज्यूम्ड अंडर जीएसटी, जीएसटी में किन किन टैक्सेस को डाल दिया गया है, मिला दिया गया है। तो सबसे पहले है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, फिर है सर्विस टैक्स, फिर है ना एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, फिर एक्साइज ड्यूटी मेडिसिनल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन एक्ट वाला है, फिर एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्पेशल
एडिशनल ड्यूटी और सेंट्रल सरचार्जेज एंड सेस, ये सारे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लगाने वाले टैक्स थे जो कि जीएसटी में शामिल किए गए हैं। पहले स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे टैक्स लगाती थी, तो स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्स हैं जो कि जीएसटी में शामिल किए गए हैं, तो ध्यान देंगे कि सबसे पहले तो स्टेट वैट या सेल्स टैक्स है जो कि जीएसटी में शामिल किया गया है। दूसरा सेंट्रल सेल्स टैक्स होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज किया जाता है, उसको भी जीएसटी में शामिल किया जाता है। परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग और स्टेट सरचार्जेज एंड सेस, ये सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं जो कि बाद में जीएसटी में शामिल हो गए। तो जो डाटा है वो ये बताते हैं कि अराउंड 17 टैक्सेस और सरचार्जेज सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के किस में मर्ज कर दिए गए, किस में सब्ज्यूम कर दिए गए, तो जीएसटी में सब सब्ज्यूम कर दिए गए। और जीएसटी के रेट आपको क्लियर है, 2%, 5%, 12%, 18%, 28%। दूसरी बात ये है कि जो ये जीएसटी लगती है, इस जीएसटी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर ये या कंजप्शन पॉइंट पर जीएसटी लगती है, प्रोडक्शन पॉइंट पर जीएसटी नहीं लगती है। ठीक, अब एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है छोटे क्वेश्चन में कि जीएसटी की जो रूल रेगुलेशन बनते हैं वह किस कमेटी, किस काउंसिल के द्वारा बनाए जाते हैं। तो जीएसटी के लिए जो भी रूल रेगुलेशन बनते हैं उनको बनाने का कार्य एक जीएसटी काउंसिल करती है। उन रूल रेगुलेशन को बनाने का कार्य कौन करता है, जीएसटी काउंसिल करती है। जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं और हर राज्यों का जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उसके मेंबर होते हैं। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन है और हर स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। और ये जो जीएसटी काउंसिल होती है यही टॉप मोस्ट बॉडी होती है जीएसटी की, जो कि which is responsible for conducting regular meeting and taking majority of GST related decisions, जो कि तमाम जो है रेगुलर मीटिंग कराती है और जीएसटी के रिलेटेड सारे डिसीजन लेती है। कई बार ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको कि हायर टैक्स स्लैब में रखा गया है पहले और ये महसूस किया जा रहा है कि उसको लोअर टैक्स स्लैब में ले आना चाहिए, तो किसी प्रोडक्ट को हायर टैक्स स्लैब से लोअर टैक्स स्लैब में ले आने का डिसीजन कौन बॉडी करेगी, तो वो बॉडी है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल जो है कि तय करेगी कि कोई प्रोडक्ट कितने प्राइस पर कितना टैक्स लगेगा, 5% जीएसटी लगेगी, 12% लगेगी, 18% लगेगी, नहीं लगेगी। ठीक है, अब जो है ये जो जीएसटी काउंसिल है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग रेगुलर मीटिंग एंड टेकिंग मेजॉरिटी ऑफ जीएसटी रिलेटेड डिसीजंस। ये आपको बता ही दिया। 1/2 of the total number of member of GST council shall constitute the quorum of its meeting। अब ये ध्यान रखिए कि जितने स्टेट हैं सबसे एक एक मेंबर होता है और सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर हमारा उसका जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो अब ये मीटिंग जीएसटी काउंसिल को कोई डिसीजन लेना है और उसके लिए मीटिंग करना है, तो जीएसटी काउंसिल को मीटिंग करने के लिए कितने मेंबर होने ही चाहिए, तो जितना जो है जीएसटी का टोटल काउंसिल के मेंबर हैं उसका 50%, हाफ, उसका हाफ जो है या 50% मेंबर होने ही चाहिए, तभी जो है जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिया गया कोई भी डिसीजन वैलिड होगा, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे देखिएगा, every decision of the Goods and Service Tax Council shall be taken at a meeting by a majority of not more than 3/4 of the weighted votes of the members present and voting। तो कोई भी जो जीएसटी काउंसिल पर डिसीजन लिया जाता है उसके लिए जितने मेंबर हैं और वोट कर रहे हैं उसका 3/4 से कम उसके पक्ष में होंगे, तभी वो अमेंडमेंट या चेंजेस होगा।
in accordance with the following principle, namely the vote of the central government shall have a weightage of 1/3 of the total cost. जो जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग होती है और उसमें कोई डिसीजन लिया जा रहा है, उस डिसीजन के लिए वोटिंग कराई जा रही है, तो उस वोटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेज कितना होगा, 1/3 होगा टोटल कास्ट का, टोटल होस्ट कास्ट का. एंड द वोट्स ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स टेकन टुगेदर शैल हैव ए वेटेज ऑफ 2/3. जब 1/3 हिस्सा हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो 2/3 हिस्सा जो है स्टेट गवर्नमेंट का होगा जीएसटी काउंसिल के डिसीजन में. तो ये रहा जीएसटी काउंसिल. जीएसटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जीएसटी ने जो ट्रेडिशनल टैक्स सिस्टम था उसमें बार बार टैक्स देना पड़ता था, उस पर मल्टीपल टाइम्स टैक्स देना पड़ सकता था. उस कैस्केडिंग इफेक्ट को जीएसटी ने खत्म कर दिया है. तो जीएसटी इसलिए जरूरी है क्योंकि जीएसटी ने उस पर जो तमाम तरह के जीएसटी को लागू करने के लिए जो तमाम तरह के नियम कानून बन रहे थे उसको जो है कि एकदम जो है सॉर्ट आउट कर दिया और एक सिंगल जीएसटी चल रही है. लेकिन ये ध्यान देना ये है कि क्या इंडिया में जितने प्रोडक्ट हैं सब के सब जीएसटी में शामिल हैं, तो ऐसा नहीं है. कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर टैक्स गवर्नमेंट कमाती है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको कि बेच करके गवर्नमेंट खूब पैसा कमाती है. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एल्कोहलिक ड्रिंक एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर कि जीएसटी नहीं लगाया जाता, बल्कि उन पर वही टैक्स लग रहा है जो पुराना टैक्स का रेट है. कभी कभी आप सोचते होंगे कि जब जीएसटी लागू हो ही गई है, जीएसटी आ ही गया है, तो फिर जो है ये प्रोडक्ट पेट्रोलियम, एल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी, इनको जीएसटी से अलग क्यों रखा गया है? तो इनको अलग रखने का रीजन है पेट्रोलियम पर, एल्कोहल पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, इनसे गवर्नमेंट अच्छा खासा रेवेन्यू कमाती है, इन पर हाई रेट ऑफ टैक्सेस लगा के, स्टेट गवर्नमेंट खास करके. तो वो यदि वो जीएसटी लागू कर देंगे तो वो जो हायर टैक्स मिल रहा था, टैक्स रेसीट, वो मिलना बंद हो जाएगा. इसीलिए तमाम जो है वस्तुएं जो है पेट्रोलियम, एल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर कि जीएसटी गवर्नमेंट नहीं लगाती है. जीएसटी में कुल 17 से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स और सरचार्ज शामिल किए गए हैं. यहाँ मेजर का नाम दिया हुआ है, मेजर टैक्सेस का नाम, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता दिए हैं. ठीक है, ये भी हमने आपको बताया कि जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है वही सारे सुप्रीम डिसीजन लेती है जीएसटी से संबंधित, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, उसके वोट की वैल्यू 1/3 होती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं उनके वोट की टोटल जो है वेटेज 2/3 होता है. ये बात आपको समझ में आ गई होगी. ये तो था ब्लॉक 3 के कुछ बची हुई बातें जो कि हमने आपसे किया. अब जो है हम आपको बताने वाले हैं कि यदि मार्केट कब फुली प्रॉपर ढंग से, जो प्राइवेट सेक्टर चाहता है उस ढंग से फंक्शन नहीं करता है. ठीक है, तो इसको जरा ध्यान देंगे. मार्केट जो है ये कब जो है कि अच्छे से फंक्शन नहीं करता है. एक हेडिंग यहाँ लिखा गया है, स्टेट इंटरवेंशन इन मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस. स्टेट इंटरवेंशन इन मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस. आप देखिए कि यदि प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि मार्केट इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या मार्केट इकोनॉमी है. यदि प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी है तो वहां पर सब कुछ मार्केट मैकेनिज्म से तय होता है. प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइस तय होगी वो गुड्स के डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होगी. फैक्टर्स की जो वेज रेट तय होगा वो भी डिमांड और सप्लाई के द्वारा तय होगा. लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, ऐसी इकोनॉमी जिसमें कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, जिसमें कि गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, तो वैसे इकोनॉमी में लोगों को उनकी नीड के आधार पर वस्तुएं मिलती है. अब होता क्या है कि यदि मार्केट प्राइवेट सेक्टर का नहीं है तो
उसमें तमाम तरह से गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। आप देखिए कि हमको हमारे देश में बहुत सारे प्रोडक्ट गवर्नमेंट राशन की दुकानों से बिकवाती है। राशन की दुकानों से जो प्रोडक्ट बिकते हैं उनका रेट बिल्कुल तय किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा। जबकि जो भी प्राइवेट शॉप पर प्रोडक्ट बिकते हैं उनका रेट उस प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई के द्वारा तय होता है। ठीक है, जो प्राइवेट शॉप पर प्रोडक्ट बिकते हैं उनका प्रोडक्ट की जो प्राइस तय होती है वो कैसे तय होती है? डिमांड और सप्लाई के द्वारा। जबकि गवर्नमेंट तय करती है प्राइसेस को किन प्रोडक्ट को? जो कि राशन की दुकान पर बिकते हैं। तो गवर्नमेंट बहुत सारे जो गुड्स होते हैं उनके प्राइसेस में, उनके प्राइस डिटर्मिनेशन में इंटरवेन करती है, हस्तक्षेप करती है। वो हस्तक्षेप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कब मार्केट फुल्ली प्राइवेट ढंग से काम नहीं करता है। आपने पढ़ा होगा मार्केट के फॉर्म्स, परफेक्ट कंपटीशन, और जो परफेक्ट कंपटीशन नहीं है वो बाकी सारे क्या है? इम्परफेक्ट कंपटीशन है। वो जो परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट नहीं है वो टोटल का टोटल क्या है? इम्परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट है। अब होता क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन को कहा जाता है कि वही एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है, परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें कि मार्केट पूरी तरह से सफल होता है, मार्केट इज फुल्ली सक्सेसफुल। लेकिन जो बाकी फॉर्म ऑफ मार्केट हैं, परफेक्ट कंपटीशन को यदि छोड़ दिया जाए तो बचेगा मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। इनमें क्या होता है कि मार्केट प्रॉपर ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता, मार्केट में तमाम तरह के इंटरवेंशन होते हैं, तमाम तरह के हस्तक्षेप होते हैं। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हो सकता है ऐसे बात थोड़ी आपको कठिन लग रही हो तो इसको एक आसानी से समझिए। पब्लिक गुड्स का आप कॉन्सेप्ट जानते हैं। पब्लिक गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनके दो फीचर होते हैं, दो लक्षण होते हैं। पब्लिक गुड्स के दो लक्षण कौन कौन से हैं? व्हाट आर द टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स? तो पब्लिक गुड्स के दो मेजर कैरेक्टर्स होते हैं। एक होता है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी और दूसरा होता है नॉन राइवलरस। जो पब्लिक गुड्स होती हैं, सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं, उनके दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। एक तो सार्वजनिक वस्तुएं जो होती हैं वह जिस जो व्यक्ति उसका उपभोग करे या जो व्यक्ति उसका उपभोग नहीं करे, सबके लिए वह समान रूप से उपलब्ध होती है। और दूसरा, उस पर एक व्यक्ति का यदि एक व्यक्ति के द्वारा यदि उसका उपभोग किया जाए तो दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी आपूर्ति में कोई कमी नहीं होती है। तो ये होती है पब्लिक गुड्स। अब होता क्या है कि पब्लिक गुड्स जितने भी हैं उनकी सप्लाई गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। अब पब्लिक गुड्स के केस में उस वस्तु की सप्लाई गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पब्लिक गुड्स के केस में मार्केट फेलियर हो जाता है। पब्लिक गुड्स के केस में मार्केट फेलियर हो जाता है। पब्लिक गुड्स के केस में मार्केट सही ढंग से काम नहीं करता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, इट इज ड्यू टू द पोसेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज बाय पब्लिक गुड्स दैट मेक्स इट डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल फॉर द मार्केट to achieve Pareto optimality or economic efficiency, and market failure occurs. Two essential characteristics of public goods are that they are non-rival and non-exclusive in consumption. तो जो भी पब्लिक गुड्स होती हैं, पब्लिक गुड्स के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं और दूसरा नॉन राइवलरस होते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब ये हो गया कि पब्लिक गुड्स को कंज्यूम करने से किसी को मना नहीं किया जा सकता, और नॉन राइवलरस का मतलब ये हो गया कि यदि एक व्यक्ति ने कंज्यूम कर लिया तो दूसरे व्यक्ति के लिए उसके अवेलेबिलिटी में कोई कमी नहीं आएगी। पब्लिक गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिनका प्रोविजन गवर्नमेंट जनरली अपने बजट से करती है। अब ये पब्लिक गुड्स क्या ऐसा नेचर है कि प्राइवेट गुड्स से बिल्कुल अलग होती हैं। जो भी प्राइवेट गुड्स हैं उन पर उनके दो नेचर होते हैं। प्राइवेट गुड्स एक्सक्लूडेबल भी होते हैं और राइवलरस भी होते हैं। एक्सक्लूडेबल का मतलब कि जो प्राइवेट गुड के लिए पेमेंट नहीं किया उसको प्राइवेट गुड नहीं मिलेगी। आपको ऑटो से कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना है तो ऑटो का जब आप फेयर देंगे तभी आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर पाएंगे। लेकिन यदि तो यानी कि वह प्राइवेट गुड है। और पब्लिक गुड के केस में ये है कि कोई ये
पेमेंट करना, जो पेमेंट नहीं भी करता है उसको मिलता है। दूसरा, राइवलरस नहीं होता है, यदि एक व्यक्ति ने कंजप्शन कर लिया तो दूसरे व्यक्ति के लिए अवेलेबिलिटी में कमी नहीं आती है। तो देखिए, पब्लिक गुड ही वो गुड होती हैं जिन पर के नॉन राइवलरस होती है और नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं। इसीलिए पब्लिक गुड्स पर परेटो ऑप्टिमैलिटी लागू होता है। एक इकोनॉमिस्ट हुए विल्फ्रेडे परेटो, पब्लिक, ध्यान देंगे, पब्लिक गुड्स पर परेटो ऑप्टिमैलिटी लागू नहीं होता है, सॉरी, पब्लिक गुड्स पर परेटो ऑप्टिमैलिटी लागू नहीं होता। परेटो ऑप्टिमैलिटी लागू कहाँ होता है? तो केवल परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट बिकते हैं वहां परेटो का ऑप्टिमैलिटी लागू होता है, और पब्लिक गुड्स पर परेटो ऑप्टिमैलिटी लागू नहीं होती है। परेटो ऑप्टिमैलिटी हो सकता है न समझ में आ रहा हो, तो उसका इतना ये समझ लीजिए कि विल्फ्रेडो परेटो ने मार्केट के लिए कुछ कंडीशंस बताए थे। वो 7 कंडीशंस हैं, उसमें से 3 ही मेजर होते हैं। तो 3 मेजर कंडीशन जो है वो परेटो ऑप्टिमैलिटी के लागू होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। और परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जो कि सक्सेसफुल मार्केट है। परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट को छोड़ दे तो बाकी मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन के जो मार्केट होते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं होते। जब मार्केट सक्सेसफुल नहीं होता है तो उसको मार्केट फेलियर कहते हैं। मार्केट फेलियर कहाँ कहाँ लागू होगा? तो यदि पब्लिक गुड्स है तो लागू होगा मार्केट फेलियर, प्राइवेट गुड्स पर मार्केट फेलियर लागू नहीं होता। यदि कोई वस्तु ऐसी है जिससे कि एक्सटर्नलिटी क्रिएट होती है, तो एक्सटर्नलिटी यदि किसी वस्तु पर क्रिएट हो रही है तो वहां पर भी मार्केट फेलियर होगा। मार्केट जो है कि परफेक्ट कंपटीशन और प्योर मार्केट नहीं है, इसलिए वहां मार्केट फेलियर होगा। मार्केट फेलियर क्या है भाई? तो मार्केट फेलियर वह कंडीशन है जबकि परेटो के जो कंडीशंस थे पर मार्केट के वो लागू न हो, और परेटो के ऑप्टिमैलिटी के या के जो कंडीशन है वो केवल परफेक्ट कंपटीशन में लागू होते हैं। तो बाकी सारे मार्केट में मार्केट फेलियर होता है। मार्केट फेलियर का पहला बताया आपको कि पब्लिक गुड्स के केस में होता है। दूसरा, जो एक लाइन और समझ लीजिए, जो पब्लिक गुड्स के 2 फीचर तो आपको याद ही हो गए होंगे कि नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं और दूसरा जो है नॉन राइवलरस होते हैं। एक और प्रॉब्लम है पब्लिक गुड्स के साथ, और वो ये है कि कोई भी व्यक्ति पब्लिक गुड्स को एंजॉय करना चाहता है क्योंकि उसके लिए उसको कोई पेमेंट नहीं करना है। तो पब्लिक गुड्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है, फ्री राइडर प्रॉब्लम। पब्लिक गुड्स के साथ कौन सी प्रॉब्लम होती है? फ्री राइडर प्रॉब्लम। और फ्री राइडर प्रॉब्लम का मतलब ये हो गया कि कोई जो उसका पेमेंट कर रहा है या पेमेंट नहीं कर रहा है, हर व्यक्ति पब्लिक गुड का यूज कर रहा है। तो पब्लिक गुड्स फेसेस ए प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर प्रॉब्लम, याद रखिएगा। तो मुझे लग रहा है कि कुछ बातें आपको समझ में जरूर आ रही होंगी। आप एक चीज और समझ लीजिए कि स्टेट को या गवर्नमेंट को मार्केट में कब इंटरवेन करने की जरूरत पड़ती है। तो स्टेट को या गवर्नमेंट को मार्केट में तब इंटरवेन करने की जरूरत पड़ती है जबकि मार्केट एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करता है। मार्केट जब एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करता या मार्केट कंप्लीट नहीं होता है, और जब मार्केट कंप्लीट नहीं होता, मार्केट एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं करता, तो उसी को मार्केट फेलियर कहते हैं या उसी को ब्रेक डाउन ऑफ कंपटीशन कहते हैं। और मार्केट फेलियर या ब्रेक डाउन ऑफ कब होगा? वो तब होगा जबकि या तो पब्लिक गुड हो या फिर ऐसी गुड्स हो जो कि क्या क्रिएट करे? एक्सटर्नलिटी क्रिएट करे, एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नलिटी विद द प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ प्राइवेट गुड्स, या फिर उससे मार्केट पावर का कुछ जन्म हो या इम्परफेक्ट कंपटीशन का जन्म हो। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट फेलियर नहीं होता। जब मार्केट इम्परफेक्ट होगा तो उसमें मार्केट फेलियर होगा, उसमें मार्केट एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। तो जितना ही अधिक इम्परफेक्शन उतना ही अधिक जो है मार्केट फेलियर होता है। कुछ चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सटर्नलिटी एंड मार्केट फेलियर। एक्सटर्नलिटी क्या होती है?
तो जब भी कोई हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे ही हम लोग कहते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि उसमें एक कंज्यूमर होगा, प्रोड्यूसर होगा। जो प्रोडक्शन कर रहा है वो प्रोड्यूसर या सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर है, और जो उसको यूज कर रहा है वो कंज्यूमर है। ठीक। अब होता क्या है कि यदि हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो यदि जितना हमने पेमेंट किया उतने की वस्तु हमको मिल गई। ठीक है, बात वहीं खत्म हो गई, जितना पेमेंट किया उतने की वस्तु मिल गई। लेकिन प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जो कि तीसरे व्यक्ति पर कोई इफेक्ट क्रिएट करे। हमने ऐसे प्रोडक्ट को खरीद या बिक्री किया जो कि तीसरे व्यक्ति पर उसका कुछ असर डाले, और तीसरे व्यक्ति पर जो असर पड़ रहा है उसके लिए वह कोई अलग से पेमेंट नहीं कर रहा है, या उसके लिए वह कोई अलग से पेनाल्टी नहीं है। तो इस तरह का गुण रखने वाले आर्थिक क्रियाओं को कहा जाता है बाह्यता या एक्सटर्नलिटी। और आजकल इकोनॉमिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है कि एक्सटर्नलिटी या बाह्यताएं क्या होती हैं। तो ध्यान से सुनेंगे। जब किसी आर्थिक क्रिया में कुछ तीसरा व्यक्ति पर कोई पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट पड़े उस आर्थिक क्रिया का, जिसके लिए वह न तो पेमेंट कर रहा है और न ही पेनाल्टी उसके ऊपर लगनी चाहिए, तो इस तरह के जो गतिविधि है उसको कहते हैं एक्सटर्नलिटी या बाह्यता। एक एग्जांपल देखिए। सपोज कि हमको बहुत गर्मी लग रही है और लाइट नहीं है, और हमने जनरेटर मंगवाया चलाने के लिए। तो जब जनरेटर चल रहा है हमारे यहाँ, तो वो जनरेटर से बेनिफिट तो हमको मिल रहा है, लेकिन उस जनरेटर से लॉस भी है। जो उस जनरेटर के आसपास रहेंगे उनको जो है एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन दोनों बियर करना पड़ेगा। एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन दोनों बियर करना पड़ेगा। उस एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन से बचने के लिए वो उन पर एक तरह से ये पेनाल्टी लग गया कि हमने जनरेटर मंगाया, हमको जनरेटर का जो है कि इलेक्ट्रिसिटी तो मिल रहा है, लेकिन जनरेटर से जो एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, वो बियर किसी और व्यक्ति को करना पड़ रहा है। तो यह उस आर्थिक क्रिया का नकारात्मक बाह्य पक्ष हुआ, निगेटिव एक्सटर्नलिटी हुआ। निगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या है भाई? तो जब किसी तीसरे व्यक्ति पर क्या पड़े, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, तो वह पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, और निगेटिव इम्पैक्ट पड़े तो वह निगेटिव एक्सटर्नलिटी है। मैं आपको यहाँ टीचिंग कर रहा हूँ, आप लोगों ने इग्नू को पेमेंट किया होगा, जो भी फीस रही होगी। यदि आपने इग्नू को पेमेंट किया और बदले में आपको ये एजुकेशन मिल रही है, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का। लेकिन आपको एजुकेशन मिल रही है, कैसे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है? क्योंकि आपने तो एजुकेशन लिया, यदि कोई तीसरा व्यक्ति जो कि पेमेंट नहीं किया है और इग्नू का स्टूडेंट नहीं है, फिर भी वह जो है वह यह लेक्चर सुन रहा है और उसके फलस्वरूप लर्निंग हो रही है, तो इस केस को कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का एक और एग्जाम्पल देखिए। यदि कोई गार्डनर बहुत सारे जो है फ्लावर्स उगाया हुआ है, और वो फ्लावर्स जो है आसपास के लोगों को बड़ा पॉजिटिव फीलिंग दे रहे हैं, आसपास के लोग उसके लिए कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको पॉजिटिव फील हो रहा है, तो ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का। जबकि हमने बताया कि जनरेटर यदि चलवा रहे हैं और जनरेटर से लाइट तो मिल रही है, लेकिन जनरेटर का एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन दूसरे व्यक्ति पर पड़ रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए क्या है? निगेटिव एक्सटर्नलिटी है। तो चाहे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट हो और चाहे निगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट हो, दोनों में ही मार्केट सही से काम नहीं कर पाता है, और इसलिए उसको मार्केट फेलियर कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। The existence of externality is an important factor which prevents the achievement of Pareto optimality। ये बात भी हमने बताया है आपको कि Pareto optimality केवल और केवल परफेक्ट कंपटीशन में हासिल हो पाता है। बाकी मार्केट में बहुत सारे जो है कि ऐसे फैक्टर शामिल होते हैं जिसके कारण कि Pareto ऑप्टिमलिटी हासिल नहीं होता है, बल्कि क्या हासिल होता है? मार्केट फेलियर हासिल होता है। अब उसमें हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नलिटी का। ये डिफिनीशन एक्सटर्नलिटी की जरूर याद कर लीजिएगा कि एक्सटर्नलिटी रिफर टू द बेनिफिशियल एंड डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट
ए फर्म, ए कंज्यूमर और एन इंडस्ट्री ऑन अदर्स। क्या है भाई? तो एक्सटर्नलिटी जिसको कि स्पिल ओवर इफेक्ट भी कहते हैं, वह किसी तीसरे व्यक्ति पर पड़ने वाले, किसी तीसरे व्यक्ति को के लाभ या हानि को दिखाता है, जिसके लिए वह कोई पेमेंट वगैरह या कोई पेनाल्टी उसको नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वह पेनाल्टी उसको मिल रही है या पेमेंट वह बिना दिए एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी को एंजॉय कर रहा है। देखिए लिखा है, व्हेन एन इकोनॉमिक यूनिट क्रिएट्स बेनिफिट्स for others for which he does not receive any payment, there exist beneficial externality or external economies। तो सिंपल सी बात है कि किसी तीसरे व्यक्ति को किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का बेनिफिट मिल जाए, उसके लिए वह कोई पेमेंट नहीं कर रहा है, तो यह उस एक्टिविटी का पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी रहा। डेट्रीमेंटल या निगेटिव एक्सटर्नलिटी वो है, या इसी को एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी भी कहते हैं, जहां पर कि सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी मिल करके बिल्कुल एक जो है कि निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो एक्सटर्नलिटी होती हैं वो या तो जो है वो उनमें दो तरह के कॉस्ट होते हैं, प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट। यदि मान लीजिए कि एक हमने फ्रिज खरीदा, फ्रिज 10,000 रुपये का है, उस 10,000 रुपये के फ्रिज को हम यूज कर रहे हैं, तो उस 10,000 के फ्रिज का प्राइवेट कॉस्ट है 10,000 रुपया। वो फ्रिज कोई निगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट नहीं कर रहा है। लेकिन यदि हमने जो है जनरेटर खरीदा और वो जनरेटर 10,000 रुपये का खरीदा और उस जनरेटर से आसपास के लोगों को निगेटिव असर पड़ रहा है, तो वो उस जनरेटर का क्या हो गया? निगेटिव सोशल कॉस्ट हो गया। निगेटिव सोशल कॉस्ट हो गया, जनरेटर के खरीदने से दूसरे लोगों पर जो निगेटिव असर पड़ा वो निगेटिव सोशल कॉस्ट हो गया। उसी तरह से यदि हमने एक एजुकेशन चैनल खोला और उस पर जो है कि बहुत सारे लोग फ्री में एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, जो पेमेंट कर रहे हैं वो तो पा ही रहे हैं एजुकेशन, लेकिन जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं वो भी फ्री एजुकेशन मिल रहे हैं, उनको भी मिल रहा है। तो इस तरह की चीज को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में सोशल कॉस्ट कम होता है, जबकि निगेटिव एक्सटर्नलिटी में सोशल कॉस्ट ज्यादा होता है। तो अब होता क्या है कि डाइवर्जेंस हो जाता है। देखो एक बहुत बढ़िया लाइन यहाँ लिखी हुई है, इस लाइन को याद कर लेना है। इट इज ड्यू टू द एक्सटर्नलिटी दैट देयर अराइजेस द डाइवर्जेंस बिटवीन द सोशल एंड प्राइवेट कॉस्ट एंड बिटवीन सोशल एंड प्राइवेट बेनिफिट। केवल ऐसी वस्तुएं जिनका जो कि एक्सटर्नलिटी क्रिएट करती हैं, उन्हीं का प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट अलग होता है। नहीं तो जितनी प्राइवेट वस्तुएं हैं उनका प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट एक ही होता है, इसलिए उनमें कोई डाइवर्जेंस क्रिएट नहीं होता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक गुड्स के बारे में आपको हमने बता दिया। पब्लिक गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? जो कि नॉन एक्सक्लूडेबल हैं, नॉन राइवल हैं, उनको कहते हैं पब्लिक गुड्स। और जो एक्सक्लूडेबल भी है और राइवल भी है वह क्या हो गया? प्राइवेट गुड्स, ठीक है। जो नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस है वो है पब्लिक गुड, और जो कि एक्सक्लूडेबल भी है और राइवलरस भी है वो हो गया प्राइवेट गुड। इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट जो है कि गुड्स के हैं, जैसे कि आप देखिए एक यहाँ पर एग्जांपल लिखा गया है क्लब गुड्स। अब ये क्लब गुड्स क्या है भाई? क्लब गुड्स जो है ऐसे गुड्स होते हैं कुछ एक्सेस इज रेस्ट्रिक्टेड टू दोज हु पे आर मेंबर्स, लेकिन ये नॉन राइवल होते हैं। क्लब गुड्स एक्सक्लूडेबल तो होते हैं लेकिन नॉन राइवल होते हैं। कैसे? वन पर्सन यूज डज नॉट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस अवेलेबिलिटी फॉर द अदर्स। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप देखिए, केबल टीवी। केबल टीवी जब आप लोग देखते हैं तो केबल टीवी में ये है कि जो केबल टीवी का पेमेंट कर रहा है, केबल टीवी केवल उसी को देखने को मिलता है। लेकिन क्या एक व्यक्ति ने केबल टीवी ले लिया तो उसके कारण दूसरे व्यक्ति के लिए केबल टीवी का लेने में केबल टीवी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है? यदि एक व्यक्ति ने केबल टीवी ले लिया तो क्या दूसरे व्यक्ति के लिए केबल टीवी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। केबल टीवी हो, तमाम आप मोबाइल में सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यदि मान लीजिए कि आपने हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले लिया, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो
तो आपने तो पेमेंट किया तो इसलिए आपको मिला, तो क्या जो दूसरा व्यक्ति को मिलेगा, दूसरा व्यक्ति के लिए क्या उसकी अवेलेबिलिटी में कमी आ गई? नहीं कमी आई। दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी अवेलेबिलिटी में कोई कमी नहीं आई। तो ऐसे गुड्स जो कि एक्सक्लूडेबल तो हैं, यानी कि जिनका जो उन्हीं को मिलेगा जो कि उसका पेमेंट करेंगे, जो पेमेंट नहीं करेंगे उसको उनको नहीं मिलेगा। तो ऐसे गुड जो कि एक्सक्लूडेबल तो हैं लेकिन नॉन राइवल हैं, उनको कहा जाता है क्लब गुड्स। और क्लब गुड्स के बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको बताए हमने कि केबल टीवी है, जिम की मेंबरशिप है, रोड पर जो टोल टैक्स दिए जाते हैं, है ना, तो टोल टैक्स आप रोड पर देते हैं तो क्या जैसे ही आप रोड का यूज कर लिए क्या दूसरे व्यक्ति के लिए रोड की कमी हो जाती है? नहीं। आप किसी भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, तो उससे दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी में यदि कमी नहीं आ रही है तो वही कहलाता है क्लब गुड्स। ये जो है आपके इंडियन इकोनॉमी के पार्ट ब्लॉक 2 में दिए गए हैं टॉपिक हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक हैं एग्जामिनेशन से। तो पब्लिक गुड समझ में आ गया होगा, प्राइवेट गुड समझ में आ गया होगा, क्लब गुड समझ में आ गया। पब्लिक गुड के लिए दो फीचर, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल। प्राइवेट गुड के लिए दो फीचर, एक्सक्लूडेबल भी है और राइवल भी है। मेरिट गुड के लिए, सॉरी, क्लब गुड के लिए दो फीचर, एक तो एक्सक्लूडेबल है, दूसरा नॉन राइवल है। उसके बाद एक और गुड को आपको समझना है और उसको बोलते हैं हम लोग मेरिट गुड्स। ठीक है, तो मेरिट गुड्स क्या होते हैं? तो मेरिट गुड्स वो होते हैं गुड्स दैट सोसाइटी बिलीव शुड बी अवेलेबल टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी टू पे। तो ऐसे गुड्स जो कि सभी व्यक्तियों को मिलना चाहिए, ऐसे गुड्स जो कि सभी व्यक्तियों को मिलना चाहिए, उन्हें ही कहा जाता है मेरिट गुड्स। और मेरिट गुड्स का आप एग्जांपल देख रहे होंगे कि एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, वैक्सीनेशन है, ये सब किसके एग्जांपल हैं? मेरिट गुड्स के। मेरिट गुड्स क्या है भाई? मेरिट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि सबको मिलना ही चाहिए, भले ही उनको पे करने की उसकी क्षमता है या नहीं है। जो वस्तुएं पे करके मिलती हैं और यदि आपको मिल रही है तो दूसरे के लिए कम उपलब्ध होंगी, वो प्राइवेट गुड्स हैं। जो व्यक्ति नहीं एक्सक्लूडेबल है, यानी कि हर व्यक्ति को मिल सकता है, और न ही नॉन राइवलरस है, यानी कि एक के द्वारा कंज्यूम किया गया तो दूसरे के कंजम्पशन में कमी नहीं आएगी। तो जो नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवलर वाला है वो पब्लिक गुड, जो एक्सक्लूडेबल और राइवलरस वाला है वो प्राइवेट गुड, और जो कि एक्सक्लूडेबल है लेकिन नॉन राइवलरस है तो वो क्लब गुड्स, और चौथा जो कि सभी को अवेलेबल होनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ देयर पेमेंट कैपेसिटी, वह मेरिट गुड है। और इसके बाद एक और आता है कॉमन पुल गुड। एक और समझ लीजिए कॉमन पुल गुड। अब कॉमन पुल गुड क्या होती हैं भाई? तो ऐसी गुड्स जो कि एक्सक्लूडेबल नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, किसी को मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन राइवलरस होती है, यदि एक के द्वारा यूज किया गया तो दूसरे के यूज में कमी आ जाती है। जैसे कि फिश पॉन्ड होता है, फिश पॉन्ड में किसी को रोक नहीं सकते हैं तालाब में मछली मारने से, नदी में मछली मारने से, लेकिन यदि एक व्यक्ति यूज कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी अमाउंट घट जा रही है। तो ये होता है कॉमन पुल रिसोर्सेस। अब आगे बढ़ते हैं, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि मार्केट फेलियर, हमने बताया है कि मार्केट फेलियर तब होता है जबकि मार्केट एफिशिएंटली काम नहीं करता है। तो मार्केट एफिशिएंटली काम एक और पर्टिकुलर सिचुएशन में काम नहीं करता है, और तब जब मार्केट परफेक्टली काम नहीं करता उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। अब ये एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या है? आप लोग स्लाइड्स पर पढ़ो, 1 मिनट में मैं जस्ट आई एम टेकिंग वाटर एंड कमिंग बैक। तो स्लाइड्स पर पढ़िए कि ये एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके बारे में बायर को या सेलर को प्रॉपर जानकारी नहीं होती है।
जिनके बारे में बायर या सेलर को प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। आप जब कोई सेकेंड हैंड कार खरीदने जाते हैं तो आपको तो वही जानकारी प्राप्त होगी ना जो कि सेकेंड हैंड कार का सेलर बताएगा। हो सकता है वो कार ऊपर से देखने में बहुत अच्छी लग रही हो, डेंटिंग पेंटिंग अच्छी हो, लेकिन वो कार जो है कि उतना जो है कि अंदर से अच्छी न हो। तो ऐसा यदि कार है जो कि अंदर से अच्छी ना हो जबकि देखने में ऊपर से अच्छी हो, तो आप तो ऊपर से देख के सोच लेंगे कि बहुत अच्छी कार है, लेकिन रियल जो इंफॉर्मेशन है वो छुपा दिया है सेलर ने। दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं नौकरी के लिए जा रहे हों, थोड़ा बहुत तो आपने तैयारी किया हो जिससे कि आपने इंटरव्यू पास कर लिया, लेकिन उसके बाद आपको बहुत कुछ बातें नहीं आती हो और आपको एम्प्लॉयर ने रख लिया। तो दोनों ही केस में आप देख रहे हैं कि एक जगह सेलर जो है के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है और एक जगह बायर के पास, एक जगह बायर के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है और एक जगह सेलर के पास। जब सेलर या बायर दोनों में से किसी एक के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं हो तो ऐसे केस को कहते हैं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। और जब एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होगा तो मार्केट फेलियर होगा। और मार्केट फेलियर का मतलब यह है कि पैरेटो ऑप्टिमैलिटी लागू नहीं होगा। तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। In the real world, the household and the firms do not have full information about the price, quality and availability of the product. सच में रियल वर्ल्ड में हर हाउस होल्ड या फर्म को वस्तु की क्वालिटी, उसकी अवेलेबिलिटी के प्रोडक्ट और उसके प्रोडक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होता है। दो इकोनॉमिस्ट हुए, एक जो है जोसेफ स्टेग्लिज और दूसरा एकरलॉफ। ये दो ऐसे इकोनॉमिस्ट हुए जिन्होंने कि एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की बात किया था। उन्होंने ये कहा था कि जब बायर, देखिए ध्यान, दे एम्फेसाइज सर्टेन इकोनॉमिक फिनोमिना सच एज लेमन प्रॉब्लम, हायरिंग ऑफ सुटेबल पर्सन फॉर द जॉब्स कैन बी एक्सप्लेन्ड वेल ओनली बाय इनकॉर्पोरेटिंग इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक मॉडल। तो उनका ये कहना था कि कई सारे प्रोडक्ट का मार्केट ऐसा होता है जिसमें कि बायर या सेलर दोनों में से किसी एक को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है और मार्केट जो है कि एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसी को कहा जाता है asymmetric information means the market situation when the buyers and sellers have a different information while making a transaction। जब कोई आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपको इंफॉर्मेशन कुछ और है और दूसरे पार्टी को इंफॉर्मेशन कोई और है, तो उसी को एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। खास करके जो यूज्ड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए यूज्ड कार का कोई मार्केट है, तो यूज्ड कार के किसी मार्केट में क्या चांसेस है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का। आपको तो भाई ये पता है कि कार देखने में अच्छी लग रही है तो कार अच्छी होगी, लेकिन जो कार का सेलर है वह जो ओरिजिनल बातें हैं कार की वो छुपा दे रहा है, और दोनों के बीच में एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो गई। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होने से प्रोडक्ट के सेल में दिक्कत आई, तो उसी को बोलते हैं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू। देखिए ये कॉमन पूल रिसोर्सेज के बारे में भी मैंने आपको बताया था। 5 तरह के गुड्स आपको बताए हैं, पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, क्लब गुड, मेरिट गुड, कॉमन पूल रिसोर्सेज या कॉमन गुड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉमन गुड्स वो गुड्स होती हैं जिससे कि नॉन एक्सक्लूडेबल तो होती हैं, किसी को जो है कि छोड़ने यूज करने से मना नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फिश पॉन्ड है, फॉरेस्ट है, ग्राउंड वाटर है, यदि ये सब पब्लिकली छोड़े गए हैं तो इनको कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन राइवल होते हैं, वन पर्सन यूज रेड्यूसेस अवेलेबिलिटी फॉर द अदर। जैसे ही आपने फॉरेस्ट का यूज किया, फिशरी का यूज किया, दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कमी हो गई। और कॉमन गुड्स के साथ एक ये है कि वो बहुत तेजी से खत्म होते हैं और इसलिए इस चीज को कहा जाता है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ठीक है, एक्सटर्नलिटी आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और चीज समझ लीजिए, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। हमने आपको बताया था कि कौन सा ऐसा मार्केट होता है जिसमें कि जिसमें कि मार्केट फेलियर लागू नहीं होता। कोई एक बार बताए तो आप में से, आदिका सिंह, अरविंद राजा, श्रुति श्रीवास्तव,
in which market there is no market failure. Perfect competition. Very good. In perfect competition, market achieves Pareto optimality. In perfect competition, market achieves Pareto optimality. Therefore, in perfect competition, there is no market failure. But in other forms of market, there is market failure. और वो क्यों होता है? क्योंकि कुछ ना कुछ मोनोपोली पावर होती है. बाकी मार्केट में सबसे आपको मोनोपोली पावर मिलेगी. परफेक्ट कंपटीशन में जीरो मोनोपोली पावर होती है, क्योंकि सब कुछ जो है कि बायर्स और सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज है, गुड्स होमोजीनियस है, परफेक्ट कंपटीशन है. लेकिन जो जैसे ही परफेक्ट कंपटीशन से आप बाकी मार्केट में जाएंगे तो उनमें कुछ ना कुछ मोनोपोली पावर होती है. मोनोपोली पावर क्या होती है भाई? आप देखिए कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें जो प्राइस है गुड्स की, एआर होती है, एआर को ही तो प्राइस बोलते हैं. जो प्राइस या एआर होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है इक्विलिब्रियम पर, है ना. एआर इक्वल टू एसी इक्वल टू एमआर इक्वल टू एमसी होता है परफेक्ट कंपटीशन में. लेकिन बाकी मार्केट में आप देखेंगे कि जो एआर है, जो प्राइस है, दैट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट. प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट. और प्राइस जितना मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है उतना ही इकोनॉमी में मोनोपोली पावर है. और जब मोनोपोली पावर है इकोनॉमी में तो मार्केट जो है परफेक्ट कंपटीशन का नहीं है और मार्केट फेलियर होगा. मार्केट फेलियर तब हो रहा था जबकि स्टेट इंटरवेन कर रहा था. मार्केट फेलियर तब हो रहा था जबकि एक्सटर्नलिटी हो रही थी. और मार्केट फेलियर तब हो रहा है जबकि मोनोपोली पावर है मार्केट में. तो ध्यान से देखेंगे, इसको बोलते हैं द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर. मोनोपोली पावर मीन्स द अमाउंट of discretion which a producer or seller possesses in regard to framing of its policy and price and output policy. Monopoly power indicates the degree of control which a producer or seller wields over the price and output of its product. मोनोपोली पावर क्या होता है भाई? कि सेलर का उसके प्रोडक्ट के प्राइस पर कितना कंट्रोल होता है. हमने अभी आपको बताया कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन P इक्वल टू MC होता है. और जब P इक्वल टू MC है तो इसका मतलब कि कोई मार्केट पावर, कोई मोनोपोली पावर नहीं है. लेकिन बाकी फॉर्म ऑफ मार्केट में P इज ग्रेटर देन MC होता है. तो P इज ग्रेटर देन MC जब होगा तो वही मोनोपोली पावर है. और इस मोनोपोली पावर की बात आप में से कोई बताएगा कि मोनोपोली पावर की बात किस इकोनॉमिस्ट ने किया था? Which name economist who had discussed, और जिसने की इंडेक्स दिया मोनोपोली पावर का या मेजरमेंट किया मोनोपोली पावर का, उस इकोनॉमिस्ट का नाम कोई बताएगा? तो मोनोपोली पावर को मेजर करने के इंडेक्स दिया है एक इकोनॉमिस्ट ने, और वो है एपी लर्नर. एपी लर्नर देखिए यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा. एपी लर्नर ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के द्वारा और MC के द्वारा जो है कि मोनोपोली पावर को मेजर किया है. मोनोपोली पावर को मेजर करने के दो फार्मूले हैं. डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इक्वल टू 1/EP. EP क्या है भाई? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जस्ट अपोजिट होता है मोनोपोली पावर. अब ये बताइए कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होता है? डिमांड करो का जो इलास्टिसिटी है वो कितनी होती है? तो परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड करो की इलास्टिसिटी कितनी होती है? एनीवन? परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड करो की इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है. तो परफेक्ट कंपटीशन में इनफाइनाइट होती है और मोनोपोली में इलास्टिसिटी कितनी होती है? बिल्कुल लेस देन 1 होती है. तो जितना ही इलास्टिसिटी कम रहेगी, है ना, जितना ही इलास्टिसिटी की वैल्यू कम होगी उतना ही मोनोपोली पावर ज्यादा होगी. सबसे अधिक इलास्टिसिटी परफेक्ट कंपटीशन में होती है, इसलिए मोनोपोली पावर परफेक्ट कंपटीशन में सबसे कम होती है. और बाकी मार्केट में इलास्टिसिटी बहुत कम होती है. सबसे कम मोनोपोली में इलास्टिसिटी होती है. मोनोपोली का डिमांड करो बिल्कुल स्टीपर होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग. उसकी इलास्टिसिटी लेस देन
1 होती है तो वहां पर डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर सबसे ज्यादा होगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में थोड़ी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर थोड़ा कम होगा आपको मोनोपोली पावर, लेकिन होगा। और परफेक्ट कंपटीशन में इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है, इसलिए वहां कोई मोनोपोली पावर नहीं होगा। हमने आपको बताया कि एक इकोनॉमिस्ट जो कि काफी काम किए हैं मोनोपोली पावर पर, उनका नाम है एपी लर्नर। और एपी लर्नर ने क्या फार्मूला दिया इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर का? प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट अपॉन प्राइस। हमने आपको बताया कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है, इसलिए जीरो मोनोपोली पावर होती है। और बाकी मार्केट में प्राइस ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट होती है, इसलिए कुछ ना कुछ एक्सटेंट होता है मोनोपोली पावर का। और द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द पी माइनस एम सी अपॉन पी, द ग्रेटर द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। जितना ही अधिक पी माइनस एम सी की वैल्यू होगी या पी माइनस एम सी अपॉन पी की वैल्यू होगी, उतना ही अधिक मार्केट में मोनोपोली पावर है, और वाइस वर्सा। ये तो बात थी कुछ जो है ऐसे प्रोडक्ट जो कि प्योरली मार्केट को फॉलो नहीं कर रहे थे। हम उन प्रोडक्ट की बात किए थे जो कि मार्केट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जहां मार्केट पूरी तरह से स्टेट को या गवर्नमेंट को जहां इंटरवेन करना पड़ रहा है। जैसे कि एक्सटर्नलिटी यदि कोई गुड क्रिएट करती है तो वहां पर गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। आप देखे होंगे कि जो भी प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होती हैं जो कि पॉल्यूशन फैलाती हैं, गवर्नमेंट उनसे टैक्सेस लेती है, और उस टैक्स को लेकर के, वो कार्बन टैक्स है, एक तरह से एनवायरमेंटल टैक्स है, और वो टैक्स लेकर के जितना उन्होंने एनवायरमेंट को डैमेज किया उसको कंट्रोल करने में उसको यूज करती है। तो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में हमने बात किया। हमने बताया कि कब मार्केट फेलियर होता है, और मार्केट फेलियर के रीजंस आपको बताए हैं कि मोनोपोली पावर हो, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो, एक्सटर्नलिटी हो, या पब्लिक गुड हो। अब हम बात करेंगे थोड़ा बिल्कुल प्योर इंडियन इकोनॉमी की। ये तो अभी तक जो हमने बात किया वो इंडियन इकोनॉमी में है जरूर, लेकिन उसमें पब्लिक फाइनेंस या माइक्रो इकोनॉमिक्स की बातें छुपी हुई थी। अब हम जो इंडियन इकोनॉमी की बात करने वाले हैं, वह बात हम करने हैं कि आज़ादी के बाद से आर्थिक नीतियों में क्या क्या मेजर परिवर्तन हुआ है। तो आप जानते हैं कि आज़ादी के समय में, हमारे जब देश की आज़ादी मिली, तो उस समय हमारे जितने सेक्टर थे प्रोडक्शन के, वो बहुत ही बुरी हालत में थे। प्रोडक्शन के 3 ही मेजर सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो आज़ादी के समय इन तीनों की ही हालत बहुत खराब थी। जो एग्रीकल्चर सेक्टर या फार्मिंग सेक्टर है, वहाँ बिल्कुल स्टैग्नेशन था। वहाँ प्रोडक्शन जो है नाम मात्र का होता था, केवल सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता था। मेरी बात समझिएगा। अभी जो है हर व्यक्ति इतना प्रोडक्शन करना चाहता है कि वो पहले सेल्फ कंजप्शन हो और फिर मार्केटेबल सरप्लस हो, इतना हो कि मार्केट में बेच सके। प्रोडक्शन आज़ादी के जस्ट बाद एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ही कम था, केवल जीवन निर्वाह वाली कृषि होती थी, और कृषि की हालत बहुत खराब थी। हम बात करें दूसरे सेक्टर उद्योगों की, तो उद्योग तो हमारे यहाँ कभी भी बहुत अधिक डेवलप नहीं रहे, और अंग्रेजों ने जो भी कुछ बचे खुचे उद्योग थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उनको खत्म कर दिया। आपको मालूम है कि जो ब्रिटिश थे वो अपने देश का डेवलपमेंट चाहते थे, अपने देश का प्रमोशन चाहते थे, और इसलिए उन्होंने क्या किया, इंडियन इंडस्ट्री को धीरे धीरे खत्म कर दिया। कुछ लोग जो थे वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस में, ट्रेडिशनल सर्विस सेक्टर में लगे हुए थे, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी की हालत आज़ादी के टाइम बहुत खराब थी। ठीक है। तो अब जब आज़ादी मिल गई और हमारा संविधान लागू हो गया, उसके बाद हमारे जो देश के पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने देश के तेजी से विकास करने के लिए तमाम तरह के जो है नियम कानून बनाए। और आप जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी ने, आप सभी के लिए बहुत इजी क्वेश्चन, हम आज़ादी के बाद हमारी इकोनॉमी ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम ऑप्ट किया? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी? हमारी इकोनॉमी में हमने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम ऑप्ट किया? सोशलिस्टिक या कैपिटलिस्टिक या क्या? मिक्स्ड। वेरी गुड, मिक्स्ड इकोनॉमी ऑप्ट किया हमने। नहीं प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑप्ट किया और नहीं प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑप्ट किया, बल्कि हमने दोनों के ही अच्छे क्वालिटीज को हमने ऑप्ट किया, और उसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी ऑप्ट करने के बावजूद भी हमारे गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट सेक्टर पर था, क्योंकि आप जानते हो कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो किस लिए काम करता है?
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, और गवर्नमेंट सेक्टर किसके लिए काम करती है? सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। तो आज़ादी के बाद हमारी गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए भले ही हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया, लेकिन हमारा झुकाव सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी की तरफ था, और इसलिए अधिक से अधिक जो उद्योग हमारे देश में लगाए गए वह गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा लगाए गए, पब्लिक सेक्टर के द्वारा लगाए गए। उसका रीजन था कि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर न तो अच्छे से डेवलप था, और प्राइवेट सेक्टर का एम भी आप जानते हैं कि उनका एम है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, तो वह अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो वहां पर से हमने शुरू किया, वहां हमने गवर्नमेंट सेक्टर को प्रमोट किया, और आप देखिए कि जैसे ही आज़ादी मिलती है सबसे पहले जो है आरबीआई, हमने कल बताया था आपको आरबीआई के बारे में, आरबीआई का गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन करती है, आरबीआई का नेशनलाइजेशन की। दूसरा, इंडिया में 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया, और आप सबको मालूम होगा कि 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट हमने किस देश से लिया था? तो 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट रसिया या द देन सोवियत यूनियन से लिया गया था। गवर्नमेंट ने 5 ईयर्स के लिए प्लान बना करके देश को विकास को गति देना शुरू किया था। तीसरी बात ये थी कि फाइनेंस कमीशन हमने पढ़ा, उसके थ्रू जो है राज्यों को पैसा देना शुरू किया। ये जो 5 ईयर प्लान थे, इस हर 5 ईयर प्लान का कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव होता है और कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि हमारे यहाँ जो 5 ईयर प्लान चले थे, तो उस 5 ईयर प्लान के जो जनरल ऑब्जेक्टिव थे वो क्या क्या थे? ग्रोथ यानी कि आर्थिक समृद्धि, इक्विटी यानी कि आय का समान वितरण, मॉडर्नाइजेशन अर्थात आधुनिकीकरण, और सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता। ग्रोथ, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस और मॉडर्नाइजेशन, ये सब हमारे 5 ईयर प्लान के जनरल ऑब्जेक्टिव थे। यानी कि हर 5 ईयर प्लान में हम चाह रहे थे कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आप्ट हो, हर 5 ईयर प्लान में हम चाह रहे थे कि मॉडर्नाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज हो, हम चाहते थे कि सोशल आउटलुक बदले, लेकिन साथ में ये भी था कि अलग अलग 5 ईयर प्लान का अलग अलग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था। जैसे कि आप बताइए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या था? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस की थी, जबकि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसका मेजर फोकस इंडस्ट्रीज पर था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो थी वो आप देखिए कि उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस किया गया था, जबकि जो सेकंड 5 ईयर प्लान थी जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, नेहरू महालनोबिस मॉडल, वह जो है कि हैवी इंडस्ट्री जो है कि देश में लगाने के लिए, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के लिए काम की। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हैरेड डोमर मॉडल पर जो बेस्ड थी उसमें एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया था। लेकिन चाहे फर्स्ट 5 ईयर प्लान हो चाहे सेकंड 5 ईयर प्लान हो, इनमें इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बहुत अच्छी खासी नहीं बढ़ पाई, और 3 5 ईयर प्लान चलाने के बाद गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान को रोक करके 3 साल 1 ईयर प्लान चलाए थे, जिसको कि प्लानिंग गैप भी कहा जाता है। उसका रीजन ये था कि चाइना, पाकिस्तान, इन सबसे जो वार हुई थी तो इंडियन इकोनॉमी इतनी वीक हो गई थी कि इतना पैसा नहीं था कि हम 5 ईयर प्लान्स पर फाइनेंस कर सकें। तो देश में 5 ईयर प्लान चलाए गए। 5 ईयर प्लान के जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया गया इंडियन इकोनॉमी में, वो ये कि अपने देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, अधिक से अधिक उद्योग लगाए जाए, और वह उद्योगीकरण तो हो, और वह ऐसा उद्योगीकरण हो जो कि प्रमोट क्या करे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को, जहां पर कि इंपोर्ट को जो है रोका जा सके। हमारे देश को सेल्फ रिलायंस यदि बनाना है तो हमें चीपर इंपोर्ट्स को रोकना था। तो चीपर इंपोर्ट को रोकना है, और इंपोर्ट को रोकने के 2 तरीके अपनाए गए। कोई बताएगा इंपोर्ट को रोकने के क्या तरीके हैं? तो इंपोर्ट को रोकने के लिए क्या तरीके अपनाए गए? तो इंपोर्ट को रोकने का तरीका यह है कि एक तो टैरिफ
यानी कि जो कस्टम ड्यूटी होती है वो अच्छा खासा लगाना, और दूसरा ये होता है कि कोटा फिक्स कर देना, जिसको कि नॉन टैरिफ बैरियर भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने अच्छा खासा टैरिफ और कोटा जो है इम्पोज किया था, जिससे कि इंपोर्ट को रोका जा सके और जो हमारी घरेलू इंडस्ट्री है वो डेवलप हो सके। एक और मेजर चीज जो किया था गवर्नमेंट ने, हमने आपको बताया, वो क्या था कि अधिक से अधिक चीजों का नेशनलाइजेशन किया। रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, और उसी के कुछ दिन बाद जो है आप देखिए कि जो एयरलाइंस टाटा ने शुरू किया था, उस टाटा एयरलाइंस को भी जो है कि गवर्नमेंट ने खरीद लिया, नेशनलाइज उसका भी हो गया। और एसबीआई जो कि इंपीरियल बैंक के रूप में काम कर रहा था, उसको रिक्रिश्चियन कर दिया, और उसको भी जो है कि पब्लिक सेक्टर बैंक के रूप में ले लिया, जो कि शेयर होल्डर्स का बैंक बना। ठीक है, तो अब जो है कि ये जितनी चीजें की गई वह इसलिए की गई ताकि देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इंपोर्ट करने के लिए न केवल हाई टैरिफ लगाया गया, बल्कि इंपोर्ट लाइसेंस भी जरूरी था, और देश में ऐसे इंडस्ट्री को डेवलप करने का लक्ष्य रखा गया जिनको कि हम कोर इंडस्ट्री या मदर इंडस्ट्री कहते हैं। मदर इंडस्ट्री या कोर इंडस्ट्री में शामिल होने वाले कौन कौन से उद्योग हैं, तो ये है पावर इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स, हैवी केमिकल्स, मशीनरी एंड टूल्स, एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री सच एज रेलवेज, टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो। तो इस तरह की इंडस्ट्री लगाने के लिए कोशिश की गई, मदर इंडस्ट्री या कोर इंडस्ट्री। बाद में एटॉमिक एनर्जी और स्पेस को भी इसमें ऐड कर दिया गया। तो आजादी के बाद से हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो कौन सी पॉलिसी थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे लेकिन साथ में इंपोर्ट को हम रोकना चाहते थे, तो उसको कहा गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद जो है उसमें इंपोर्ट को रोकने के लिए लाइसेंस चाहिए था, इंपोर्ट को रोकने के लिए टैरिफ लगाया गया, कोटा लगाया गया। तो वो जो पॉलिसी थी 1950 से जो शुरू हुई उसको कहते हैं लाइसेंस परमिट कोटा राज। क्या बोलते हैं, लाइसेंस परमिट कोटा राज। लाइसेंस लेना पड़ता था कि इंडस्ट्री यदि शुरू करना है, यदि हम प्राइवेट सेक्टर को भी इंडस्ट्री शुरू करना है तो उसे लाइसेंस लेना है। यदि इंपोर्ट आप करना चाहते हैं तो लाइसेंस लेना है। परमिट यानी कि परमिशन, कोई भी काम शुरू करने से पहले डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना है। कोटा मतलब कि हमने अभी बताया था कि कोटा फिक्स था कि कितना प्रोडक्शन प्राइवेट इंडस्ट्री कर सकता है या कितना हम इंपोर्ट कर सकते हैं, तो इसको कहा गया लाइसेंस परमिट कोटा राज। लाइसेंस परमिट कोटा राज में पब्लिक सेक्टर को ही प्रमोट किया गया था, प्राइवेट सेक्टर को डिस्करेज किया गया था, और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन चलाया जा रहा था। लेकिन हुआ क्या कि इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन तो हो रहा था, धीरे धीरे इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो रहा था। बहुत सारे जो है कि इंडस्ट्रीज को केवल और केवल गवर्नमेंट सेक्टर में रखा गया था, प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व चीजें कम थी। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इतना कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए किया तो गया, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर धीरे धीरे गवर्नमेंट पर बोझ बनने लगा। आप देखिए कि गवर्नमेंट सेक्टर में जनरली खर्चे ज्यादा होते हैं, तो सैलरी पर, पेंशन पर बहुत ज़्यादा खर्चा गवर्नमेंट का हो रहा था। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर के इंडस्ट्री लगाए उनसे जो है उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ, और जब प्रोडक्शन कम होगा और खर्चे ज़्यादा होंगे तो पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज हैं उनको लॉस होगा, और उस लॉस से जो है कि रोकने के लिए, उस लॉस को रोकने के लिए, पब्लिक सेक्टर के लॉस को रोकने के लिए अब गवर्नमेंट ने नया स्ट्रेटजी अपनाना शुरू किया। 70s 80s आते आते पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने लगे थे, और हालत ये हो गई कि गवर्नमेंट का जो है कि घाटा जो है वो लगातार बढ़ने लगा था। गवर्नमेंट का जब घाटा बढ़ता है तो अब गवर्नमेंट उस घाटे को पूरा करने के लिए पहले देश के अंदर से उधार लेने की कोशिश करती है, लेकिन जब देश के अंदर से उधार नहीं मिलता है तो उसको विदेशों से उधार लेना
पड़ता है। तो अब देखिए 80s में क्या होता है, 80s में तो पहले गवर्नमेंट ने जो बैंक थे, कमर्शियल बैंक थे, उनका नेशनलाइजेशन किया था। ठीक है, जो 14 बैंक थे कमर्शियल जिनकी की कैपिटल 50 करोड़ थी, उनका नेशनलाइजेशन तो 1969 में ही कर दिया था। उसके बाद ऐसे 6 बैंक जिनकी की कैपिटल 200 करोड़ थी, उनको 1980 में नेशनलाइजेशन कर दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये काम तो किया ताकि ये जो है कि अधिक से अधिक प्राइवेट सेक्टर, अधिक से अधिक ये पहुंच पाए लोकल लोगों तक, अधिक से अधिक लोकल लोगों तक पहुंच पाए। लेकिन हुआ क्या कि इसके बावजूद जो है कि गवर्नमेंट सेक्टर में कोई सुधार नहीं हुआ। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1980 आते आते सरकार का राजस्व घाटा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, सरकार का विदेशी लोन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। देखिए लिखा है कि जो गवर्नमेंट अनावश्यक सैलरी पर, पेंशन पर खर्चे कर रही थी, इससे सरकार का राजस्व घाटा तेजी से बढ़ने लगा। पब्लिक डेप्ट, जो सरकारी ऋण है सरकार का, वो बढ़ने लगा। एक्सटर्नल डेप्ट, विदेशों से लोन जो ले रहे थे, वो बढ़ने लगा। अब हुआ क्या कि 1991 आने तक अब फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 10% को भी क्रॉस कर गया। हम अभी बात किए थे एफआरबीएम एक्ट का कि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा जो है कि फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 3% से ज्यादा न हो। लेकिन हुआ क्या कि 1991 आते आते जो फिस्कल डेफिसिट है वह 10% ऑफ जीडीपी तक चली गई थी। उसके बाद से ये है कि जो कंबाइंड पब्लिक डेप्ट टू जीडीपी है वो 70% था, जीडीपी के 70% तक सरकार के ऊपर उधार था। जो एक्सटर्नल नेशनल डेप्ट था, विदेशी ऋण जो था सरकार के ऊपर, वो 30% ऑफ जीडीपी का था। तो इस तरह से क्या हुआ कि सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लगा, विदेशी लोन बढ़ने लगा, डेप्ट बढ़ने लगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें लगातार घाटा होने लगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है भाई, तो हम जो है जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसका पूरा लेखा जोखा बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिखाया जाता है। सरकार इंपोर्ट ज्यादा कर रही थी, एक्सपोर्ट कम कर रही थी, इसलिए जो है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में लगातार हमारे डेफिसिट जा रहा था। जो करेंट अकाउंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 मेजर अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में हमारे लगातार लॉस जा रहा था क्योंकि हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा करते हैं इन कंपेरिजन टू एक्सपोर्ट। तो करेंट अकाउंट में डेफिसिट, हाई फिस्कल डेफिसिट, बारोइंग खूब ज्यादा होना, डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा था। इन्फ्लेशन के बारे में हमने आपको पीछे पढ़ाया था, और प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रही थी। एक और मेजर चीज 1990 में देखी गई कि हमारे यहाँ जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है वो बहुत घट करके बहुत कम हो गया था। आपको मालूम होगा कि हम जो है विदेशों से जो इंपोर्ट करते हैं उसके पेमेंट करने के लिए हमको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जरूरत होती है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1990 में इतना घट गया था कि 2 वीक के इंपोर्ट के पेमेंट करने लायक भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचा था। तो ऐसे में सरकार को लोन लेना पड़ा, और सरकार लोन लेने के लिए कहाँ गई भाई, तो आईएमएफ और आईबीआरडी के पास गई। आईएमएफ और आईबीआरडी ये दोनों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो कि अलग अलग मोटिव से, अलग अलग उद्देश्य से लोन देते हैं। आईएमएफ जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए लोन देता है, जबकि जो वर्ल्ड बैंक है वो डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन देता है। तो अब ये देखिए लिखा है कि इंडिया sought help from IMF to tide over BOP crisis by seeking an emergency loan of $2.2 billion. IMF gave a standby loan of $0.72 billion in January 1991 to be utilized in 3 months time. For the first time, the country came to the brink of default in servicing the debt. इंडिया had to, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लाइन है कि इंडिया had to airlift some part of its gold stock out of its foreign reserves to Bank of England and Union Bank of Switzerland as collateral to secure loan on terms that were not too steep. भारत को
वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लोन लेने के लिए क्या करना पड़ा, गोल्ड स्टॉक रखना पड़ा गिरवी के रूप में, और वो गोल्ड स्टॉक रख करके तब जो है कि लोन मिला। लोन जब मिला, लेकिन लोन जितना मांगे थे उससे बहुत कम लोन मिला। उस लोन से काम 3 महीने का किसी तरह से चला। फिर जो है कि नरसिंहा, तब चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद जो है पीवी नरसिंहा राव प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। मनमोहन सिंह जो है कि फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं। उन्होंने देखा कि हालत बहुत खराब है, तो फिर वो 2.5 बिलियन डॉलर के लोन के लिए आईएमएफ पर पहुंचते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के पास 0.5 बिलियन लोन के लिए पहुंचते हैं। वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने इंडियन इकोनॉमी को बचाने के लिए रेडी तो हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम इंडियन इकोनॉमी को तब हम प्रोटेक्ट करेंगे, तब हम लोन देंगे जब हमारे जो है जो कंडीशंस हैं उनको आप मानेंगे। और जो कंडीशंस थे उसमें ये था कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज अपने यहाँ लागू करनी है, और माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल करेक्शन पॉलिसी लागू करनी है। तो स्टेबलाइजेशन पॉलिसी और स्ट्रक्चरल करेक्शन पॉलिसी, इन दोनों को मिला करके कहा जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इसी को इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं, जो कि 1991 में स्टार्ट हुआ, जिसमें कि 3 मेजर कंपोनेंट थे। एलपीजी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के तहत बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को बहुत इजी किया गया। लिबरलाइजेशन के तहत बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को इजी किया गया, जैसे कि गवर्नमेंट पहले हर चीज के लिए रूल रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट बनाई थी। लाइसेंस की जरूरत थी, परमिट की जरूरत थी। लाइसेंस की सिस्टम को, परमिट की सिस्टम को बिल्कुल गवर्नमेंट ने खत्म किया। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। हमने आपको बताया था कि आजादी के समय से ही नेशनलाइजेशन हो रहा था। हर प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्राइज को नेशनलाइज किया जा रहा था, लेकिन 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ ही हर सेक्टर को धीरे धीरे, जो कि बहुत अच्छा कर रहा था, उसको तो ऑटोनॉमी दे दी गई, लेकिन जो अच्छा नहीं कर रहा था उनको क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया। और इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ गई, और जब इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ गई तो कुछ भी दूसरे कंट्री में मेजर एक्टिविटी हो रहे थे तो वो इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे थे, जिसको कि इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी कहते हैं या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो यही जो है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म है। इसमें कई सारे काम किए गए थे। पब्लिक सेक्टर के लिए हमने पीछे बताया था कि बहुत सारे रिजर्व इंडस्ट्री रखे गए थे, उन सारे को घटाते घटाते पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व इंडस्ट्रीज को घटा दिया गया। एक समय 18 थे, फिर 7 थे, 5 थे, 3 थे। आज के टाइम में मात्र जो है, जो हमारी एटॉमिक एनर्जी है और जो रेलवे है और सम पार्ट ऑफ डिफेंस को ही जो है कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व रखा गया है, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर के लिए रख दिया गया है, ओपन है। एफडीआई खूब इजी कर दिया गया है, हर सेक्टर में फॉरेन गुड्स भी आ रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। तीसरा ये किया गया है कि प्राइवेट जो लाइसेंसिंग सिस्टम है, मात्र कुछ हैजार्डस केमिकल हैं, एक्सप्लोसिव्स हैं, 4-5 हैं ऐसे, उनको छोड़ करके बाकी सबके लिए लाइसेंसिंग खत्म कर दिया गया है। जब मन करे इंडस्ट्री शुरू करिए, जब मन करे बंद कर दीजिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जो रिजर्व थे एरिया, वो भी जो है धीरे धीरे कम कर दिए गए। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व सेक्टर्स खत्म कर दिए गए। प्रमोशन जो है लगातार जो है किया गया। इंडिया का इन रिफॉर्म का हाँ एक और काम मेजर किया गया था कि भारत की जो मुद्रा थी कुछ इस तरह की थी कि अब हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा था और इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और इंपोर्ट को कम करने के लिए करेंसी का डिवेल्युएशन किया गया। डिवेल्युएशन लगभग 20% किया गया। उसका मतलब ये होता है कि हमारे डोमेस्टिक करेंसी के मूल्य को घटा करके उस कम कर दिया गया 20% से। इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा और इंपोर्ट कम हुआ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।
उसके बाद जो है ये क्लास एंड हो जाएगी। इफ एनीवन हैज टू आस्क एनी क्वेश्चन तो पूछ लीजिए, तो फिर ये क्लास जो है एंड कर देंगे।